नेक्स्ट पैनल को आगे बढ़ाते हैं और मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर संजीव अग्रवाल जी को, जो कि सीएमडी हैं विनायक ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन से। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। सर प्लीज आप मंच पर आएं। डी कुमार डेवलपर्स की तरफ से दिनेश कुमार अग्रवाल जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। आप एमडी हैं सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्लीज आप मंच पर आएं। निशित वर्मा जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, डायरेक्टर हैं सिटीजन हाउसिंग से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। निशित जी प्लीज स्टेज पर आएं। और मेरे सहयोगी जयप्रकाश से मैं अनुरोध करूंगी कि वो भी मंच पर आएं और हम नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। तो जेम्स ऑफ प्रयागराज चल रहा है और देखिए ये प्रयागराज के वो रत्न हैं जो यहाँ की जो मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने में बहुत योगदान दे रहे हैं और रियल एस्टेट से जुड़े लोग हैं जो आशियाना भी देते हैं, जो क्योंकि देखिए घर सभी का सपना होता है, हर गरीब चाहता है कि उसकी अपनी छत हो। तो इन्हीं लोगों पर जिम्मेदारी है प्रयागराज की, ये क्या चाहते हैं सरकार से, इनके मुद्दे क्या हैं और अपने अपने क्षेत्र में ये कैसे काम कर रहे हैं। इन तमाम मेहमानों से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजीव जी, सबसे पहला सवाल आपसे। सर ये माइक प्लीज ये लीजिए। आप विनायक ग्रुप से हैं सर, पहले तो आप विनायक ग्रुप की जर्नी कैसे पहुंचे, कहां तक, और क्या मिशन और क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बिल्डर्स को तो सब लोग टेढ़ी नजर से देखते हैं कि भैया कमा रहा होगा ये तो। कमा तो सब लोग रहे हैं, जो व्यापार कर रहा है कमाने के उद्देश्य से ही कर मैं रहा घाटे है। में ही चल रहा हूँ। अगर विनायक ग्रुप की बात करें तो ऑलमोस्ट 25 साल पहले हम लोग ने रियल एस्टेट के बिजनेस में एंटर इनटू किया। उस समय तक बहुत विश्वास के साथ रियल एस्टेट के बिजनेस को नहीं देखा जाता था। हम लोगों ने एज अ ग्रुप एक प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स जिसमें ट्रस्ट, टाइमली डिलीवरी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बहुत सारी चीज़ों को अपने मोटो में इनबिल्ड किया, जिसके साथ काम शुरू किया और ग्रेजुअली इलाहाबाद की लैंडस्केप को बहुत अच्छी तरह से डेवलप करने का कार्य किया। यहाँ पे बहुत मेजर जितने डेवलपमेंट्स हैं उसमें से काफ़ी हम लोगों के ग्रुप के डेवलपमेंट्स हैं। तो धीरे धीरे जब ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ी तो जो इलाहाबाद सी और डी कैटेगरी में बहुत सारी कंपनीज़ देखा करती थी कि प्रयाग की तरफ उनको अपने बड़े स्टोर्स खोलने कि नहीं खोलने हैं, उनको प्रयाग में आना है कि नहीं आना, उस समय इलाहाबाद कहा जाता था, आना है कि नहीं आना है। बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज थे जो इलाहाबाद को अपनी टेरिटरी के बाहर देखते थे, वो लखनऊ से, कानपुर से या वाराणसी से उनको गवर्न करते थे। हम लोग ने यहाँ पे उनको बहुत सारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से कंप्लीट बिल्डिंग्स प्रोवाइड करी और ग्रेजुअली उन कंपनीज़ ने यहाँ आना शुरू किया। अब इसका शहर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो ये पड़ा कि जब कंपनीज़ आईं तो एम्प्लॉयमेंट आया, उन कंपनीज़ के साथ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आए। तो हम लोगों ने जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स प्रोवाइड करी, उनके द्वारा उन कंपनीज़ ने यहाँ बहुत सारे लोगों को रोज़गार प्रोवाइड किया, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है दिनेश जी, अब मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि आप डी कुमार डेवलपर से जुड़े हुए हैं। सर आज के टाइम पर घर खरीदना हर कोई चाहता है, जैसा कि जेपी भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन भरोसा कैसे हो कि हाँ ये वाली कंस्ट्रक्शन साइट से अगर हम करवाएंगे तो सही चीज भी मिलेगी, सही दाम में होगा काम और घर भी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि पोजीशन टाइम पर मिलना भी एक बड़ी समस्या रहती है। थैंक यू। सबसे पहले जेम्स ऑफ प्रयागराज के अच्छे आयोजन के लिए आप लोग को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने जैसे पूछा कैसे लोग भरोसा करें, भरोसा तो देखिए एक दिन में बनता नहीं, ये तो ईयर ऑफ ईयर आप क्या परफॉर्म करते हैं, कैसे काम करते हैं, भरोसा तो उसी पे बनता है। भरोसा बोलने से कभी नहीं बनता, बोलने पे तो बहुत से लोग बहुत बात बोल के जाते हैं। भरोसा बनाने के लिए सतत प्रयास करना पड़ता है और वो हम लोगों ने 15 सालों में किया। इलाहाबाद, अभी जो संजीव जी ने कहा, संजीव जी हम लोगों के मार्गदर्शक भी हैं, क्रेडाई इलाहाबाद चैप्टर के अध्यक्ष भी हैं। तो इनके कार्य पद्धति से बहुत कुछ हम लोग को भी सीखने को मिला। वैसे तो हम इनसे बहुत बड़े होंगे उम्र में, बट एज फार एज बिल्डिंग इज कंसर्न ही इज सीनियर मोस्ट टू अस। तो बहुत से लोग बताते हैं क्या करना चाहिए, बट बिल्डिंग लाइन में आके हमें पता लगा क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोग एनसीआर वगैरह का बहुत कुछ देख रहे हैं, तो लोगों ने जिस काम के लिए पैसे लिए वो काम छोड़ के बाकी सारे काम कर डाले। तो हम लोगों ने कोशिश यही किया
कि लोगों ने अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी हम लोगों को दिया। एक सपना देखते हैं हमको, हम लोगों को जब पैसा देता है आदमी तो अपनी पूरी हार्ड अर्न मनी हमको दे देता है, एक सपना देखता है तो उसी को पूरा करना है, उसी से विश्वास बनता है। तो हमें तो लगता है कि विश्वास ऐसे ही बनेगा। ठीक है, निश्चित वर्मा जी, अगर हम आपके सिटीजन हाउसिंग की बात करें तो सर आप जरा अपने अभियान के बारे में बताइए। करीब 37-38 साल पहले यहाँ के हम लोगों ने मिलके जो संस्था बनाई थी, आज वो संस्था 3 काम बड़ी कर रही है। प्रयागराज में अकेली और पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप हम लोग बना रहे हैं अंधावा झूसी में। इसके अलावा हम लोग सिविल लाइंस में, झूसी में कई योजनाएं लाए हुए हैं जो अपने अंतिम चरण में है और लोगों को पोजीशन दे दिया गया है या दिया जा रहा है। मेरी जो यात्रा थी वो हाई कोर्ट से शुरू हुई थी। मैं हाई कोर्ट में नौकरी करता था और वहीं की प्रॉब्लम लोगों को देखते हुए, क्योंकि मैं एसोसिएशन का सेक्रेटरी था, तो जो प्रॉब्लम लोगों को रहने की थी उसी को देखते हुए मुझे इस काम में आना पड़ा और नौकरी के साथ साथ मैंने ये काम भी शुरू किया। पिछले 10 साल पहले हमारे सुपुत्र हैं अनुभव वर्मा, जिनके नाम से अभियान बिल्डकॉन बोला जा रहा है, वो यहाँ पर आए और तब से चीज़ें बहुत बदली। और जैसा अभी हमारे साथी बिल्डर्स ने कहा कि पिछले 10-15 सालों में यहाँ बहुत प्रगति हुई है और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन अभी भी सरकार के समर्थन में कुछ कमी है। इस सिविल लाइंस क्षेत्र में 2 लाख रुपया गज जमीनें पड़ रही हैं इस समय, क्योंकि यहाँ ज़मीनें पिछले 2 साल से फ्री होल्ड हो ही नहीं रही हैं और यहाँ का मैक्सिमम एरिया नजूल का एरिया है, लेकिन वो नीति ही बन रही है पिछले 2 साल से। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको पर्यटन के मामले में। एक कनिहार लेक फॉरेस्ट बनने की बात है झूसी में। पिछले 5 साल से वो मामला जस का तस लटका हुआ है और अभी जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उसमें उसका नाम ही गायब हो गया, जबकि उसी के नाम से कनिहार लेक फॉरेस्ट के नाम से मेट्रो स्टेशन वहाँ बनना था। तमाम बातें हैं जो ज़मीन पर उतरना बहुत ज़रूरी है। जिन कामों में अभी जैसे बड़ी अच्छी अच्छी नीतियाँ गवर्नमेंट ने बनाई हैं, अगर उन नीतियों के हिसाब से सब लोग काम करें और करना चाहते भी हैं और कर भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस शहर का बहुत विकास हो सकता है और यहाँ पर रोजगार के अनेक पद सृजित हो सकते हैं। जी संजीव जी, अगर हम बात करें रेरा आप कैसे देखता है? एक बिल्डर रेरा को कैसे देखता है? डेवलपर्स रेरा को कैसे देखता है? आप मानते हैं कि बायर्स और बिल्डर्स के बीच एक मध्यस्थता का अच्छा जरिया है, या आपको लग रहा है कि नहीं, रेरा की वजह से बिल्डर्स की ज्यादा आफत आई है? देखिए, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट मतलब देखने के लिए। सैंक्शनिंग अथॉरिटी तो डेवलपमेंट अथॉरिटी थी। एनसीआर में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हुए जिसमें बड़े बड़े बिल्डर्स ने बायर्स के पैसे लिए और या तो कंपनी बंद हो गई या प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट नहीं हुए, लिटिगेशन स्टार्ट हुए। तो गवर्नमेंट ने महसूस किया कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज में वो सेबी को लेकर के आई, उसी तरह से डेवलपमेंट के लिए रेरा को लेकर के आई। हम लोग तो क्योंकि बड़ी एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस से काम करते थे, तो हम लोग को बड़ी डिफ़िकल्टी ये महसूस होती थी कि हम लोग तो मापदंड और नियम कानून के तहत काम करना चाहते हैं। बहुत सारे फ्लाई बाय नाइट डेवलपर्स आए, उन्होंने हमसे कम दाम पे गलत सही बिल्डिंग बनाई, बेचा या लोगों को पोजीशन नहीं दिया, तो मार्केट में हम लोग को डिफ़िकल्टी होती थी सर्वाइव करने के लिए। दूसरा हमसे पूछता था कि साहब आप 100 रुपये में कोई चीज़ दे रहे हैं, दूसरा 80 में दे रहा है, 70 में दे रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है? हम ये बताना नहीं चाहते थे कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी क्या बिल्डिंग सही है, क्या गलत है, क्योंकि बायर जागरूक नहीं था। रेरा के आने के बाद बायर जागरूक हो गया, उसको अपने अधिकार के बारे में पता चल गया। जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसके लिए SOPs डिफ़ाइन हो गई, प्रोसीजर्स डिफ़ाइन हो गए, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट डिफ़ाइन हो गए। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ से भी यदि कोई व्यक्ति चूक करने की कोशिश भी कर सकता था, गलती कर सकता, तो उस चूक को ख़त्म करने का काम रेरा ने कर दिया। अब आपको एक सिस्टम के तहत, टाइमलाइंस के तहत अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करना है। प्रोजेक्ट की डिलीवरी तक ही आपकी लाइबिलिटीज़ नहीं रह जाती हैं। कई बार क्या होता है सिविल कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि हम लोग बहुत सारी स्किल्ड मैन पावर को लैक करते हैं,
छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम लोग के ऊपर एक डिफेक्ट लाइबिलिटी क्लॉज भी अगले 5 वर्षों तक के लिए है कि हम उत्तरदायी हैं अपने बायर के प्रति कि अगर हमने उसको कोई फ्लैट या कोई दुकान बना करके दी है, उसमें कोई दिक्कत आती है, सीपेज आती है, क्रैक आती है, फिनिश ठीक नहीं है, तो वो हमसे कह सकता है और हम न सुने तो रेरा के पास जा सकता है और अपनी प्रॉब्लम्स को रिड्रेस करा सकता है। तो रेरा तो मेरे लिए और हम सब के लिए मानना है कि जो प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं उनके लिए ब्लेसिंग है। ठीक है दिनेश जी, अब आपकी भविष्य की योजनाएं आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कई बार हमने अक्सर ऐसा ही देखा है कि कंस्ट्रक्शन साइट से जो जुड़े हुए लोग होते हैं, या तो वो अपने ही मतलब ग्रुप के लोगों की सहमति से आगे बढ़ते हैं, या कोई परिवार में ऐसा सदस्य होता है जिनसे मोटिवेशन मिलता है और इस फील्ड में वो लोग आ जाते हैं। तो कैसे अब आप फ्यूचर इसका देखते हैं? देखिए, भविष्य की योजनाएं तो शहर की ज़रूरत के हिसाब से ही बनेंगी। शहर की जो नीड है, पहले अफोर्डेबल की बड़ी ज़रूरत थी, अभी गवर्नमेंट की बड़ी सारी स्कीम आई जिसमें बहुत सारी अफोर्डेबल स्कीम बन रही है, बट अभी शहर के अंदर आवास की अभी भी बड़ी आवश्यकता है। तो हम लोग तो उसी को कैटर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी स्कीम बनाएं और डिलीवर करें। बट उसमें जो असली प्रॉब्लम है, जैसे अभी निशीत जी ने बताया कि बहुत बड़ा चंक शहर का नजूल लैंड है जो कि फ्री होल्ड नहीं हो रहा है। सरकार की नीति भी करीब करीब 2 वर्षों से फ्री होल्ड की अभी तो बंद चल रही है। तो हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और हम आपके मंच के माध्यम से भी ये कहेंगे कि आप सरकार तक पहुंचाएं कि आखिर फ्री होल्ड पॉलिसी जो इतने सालों से चल रही है और शहर का विकास हो रहा था और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट होता था, नॉट इवन इन फॉर्म ऑफ फ्री होल्ड रेवेन्यू। जब फ्री होल्ड लैंड करता है तो एक बहुत बड़ी रकम हम सरकार को देते हैं, फिर उसी लैंड का डेवलपमेंट अथॉरिटी से प्लान हम पास कराते हैं, तब कई करोड़ रुपए देते हैं, फिर बिल्डिंग जब बनाते हैं तब कई हजार लोगों का रोजगार सृजन होता है और सबसे बड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये फ्री होल्ड पॉलिसी के लिए तो आप लोग को भी थोड़ा अपने मन से प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, हम और चाहेंगे कि आपके मंच आपके के आप माध्यम आवाज से उठा हम रहे थे, सरकार मंच से को ये जाएगी। पहुंचाना चाहते हैं। जी निश्चित जी, अगर हम चीजों को देखें, क्योंकि देखिए अगर प्रयागराज की बात करें सर, ये माफियाओं का गढ़ है। अब तो चलिए माफिया जेल में है, पहले रंगदारी, फिरौती, वसूली और खासकर बिल्डर ही टारगेट पर आते थे, उनसे रंगदारी। अब ये चीजें बदली हैं, आपको यह लग रहा है कि अभी कुछ बदलाव नहीं है, सरकार को अभी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है इस क्षेत्र में? नहीं, बदलाव तो पूरा हो चुका है और अब बड़ी शांति से सब लोग काम कर रहे हैं, किसी तरह की कोई दबाव नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अधिकारियों का जो सहयोग न मिल पाना ठीक से समय से, वो एक बड़ा चिंता का विषय है। उसमें लोगों का बदलाव होना चाहिए कि वो लोग भी सपोर्ट करें। इस समय जो हम लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि अल्प आय वर्ग के लोग या मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए मकान लेना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। इस दिशा में बहुत स्लो काम चल रहा है। इस पे काम करने के लिए और सब्सिडीज दी जानी चाहिए, जमीनें यहाँ पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उस वर्ग के लोगों को, बड़े लोगों के पास जिनके पास पैसा है उनको तो कहीं भी जगह मिल जाएगी, कहीं जमीन मिल जाती है, कहीं भी मकान मिल जाता है। लेकिन जो अल्प आय वर्ग के लोग हैं, अल्प मध्य आय वर्ग के लोग हैं, आपने उनके कहा लिए कि बड़ी समस्या है। अधिकारियों का साथ नहीं मिल रहा है, यानी अभी आप चाहते कि अभी सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है रियल एस्टेट्स के लिए? ना। अगर सिंगल विंडो सिस्टम बने तो बेहतर होगा। बहुत और बेहतर। दूसरी बड़ी बात कि अभी अधिकारी जो फाइल इधर से उधर चक्कर लगाते रही है, उससे आपका काम इम्पैक्ट होता है। उसमें बहुत समस्या है, उसमें आज भी बहुत समस्या है, कल भी थी और आज भी है और बिल्कुल बरकरार है। ये एक सवाल मैं ये आपसे, क्यों आपको लग रहा है कि सिंगल विंडो सिस्टम की जरूरत है रियल एस्टेट के अंदर? अभी जैसे अभी निवेशकों को लाया जा रहा है और निवेशकों के लिए सरकार की कोशिश है कि भाई सिंगल विंडो सिस्टम रखेंगे तो आप उद्योगपतियों को भटकने की जरूरत नहीं है, वो अगर रियल एस्टेट के अंदर आए तो बूम करे। साथ ही साथ मेरा एक और सवाल जोड़ना पाऊंगा कि इन्वेस्टर जो सबमिट्स हो रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि रियल एस्टेट्स में भी निवेशक आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि रियल एस्टेट बूम कर पाएगा? सरकार का इसमें रोज हम लोग पेपर में देखते हैं कि यूपी में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए रोड शोज तमाम स्टेट्स में हो रहे हैं और सरकार भी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे उनको सॉप्स दे रही है, इंसेंटिव्स दे रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री को भी दे रही है, होटल इंडस्ट्री को दे रही है। लेकिन रियल एस्टेट जो यहाँ की सबसे बड़ी बैकबोन में से एक है, इंडस्ट्रीज के पैरेलल रियल एस्टेट भी है, उसको किसी प्रकार का कोई इंसेंटिव नहीं ऑफर किया जा रहा है। हम लोग सरकार से ये चाहते हैं कि अगर उनको यहाँ पे रियल एस्टेट के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है या दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करना इस फील्ड में आने के लिए,
तो जैसे कि इन्होंने टूरिज्म इंडस्ट्री में होटल स्टैब्लिश करने के लिए आज नए होटल के लिए स्टैम्प ड्यूटी में छूट दे दी। इंडस्ट्रीज़ के लिए उन्होंने बहुत सारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको स्टैब्लिशमेंट से 2-3 साल 5 साल के अंदर 30% से 50% तक का इन्वेस्टमेंट वापस करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं। रियल स्टेट में एक सरकार स्टैम्प ड्यूटी के रूप में 2 बार रेवेन्यू जनरेट करती है। एक बार तब जब डेवलपर किसी से लैंड परचेज करता है, उसमें स्टैम्प ड्यूटी देता है, और जब वो किसी को अपने परचेजर को बेचता है तो परचेजर फिर से स्टैम्प ड्यूटी देता है। डेवलपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लैंड के रूप में करता है तो उसको स्टैम्प ड्यूटी की फर्स्ट परचेज पे छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसके डेवलपमेंट से गवर्नमेंट को बहुत सारा रेवेन्यू आफ्टर दैट परचेज शुरू होता है, चाहे वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में, डेवलपमेंट चार्जेस के रूप में हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में जो जीएसटी का उनको मिलता है उसके तहत हो, या फ्यूचर में स्टैम्प ड्यूटी हो। तो डेवलपर्स के लिए या रियल स्टेट में सरकार को मेरी ओर से अगर इसको प्रमोट करना, सुझाव जो साझा करना चाहता हूँ, पहला तो ये है कि जो फर्स्ट परचेज डेवलपर कर रहा है उसमें स्टैम्प ड्यूटी की छूट होनी चाहिए। उसको उतनी स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करनी चाहिए जो उससे एंड ऑफ द डे जो बायर खरीद रहा है। दूसरा, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलपमेंट चार्जेस लेती है उसको प्रोजेक्ट के कंप्लीशन बेस्ड चार्ज करना चाहिए। हम पहले दिन ही जाते हैं, कोई बहुत बड़ी योजना लेकर के जाते हैं तो उसमें कई करोड़, मतलब रनिंग इनटू टेंस ऑफ करोड़ का आपको पहले सैंक्शनिंग कॉस्ट देनी पड़ती है, जो योजना अगले 5 साल 10 साल के अंदर पूरी करी जाएगी। एक उनको बिल्डर से मांगना चाहिए कि आप अपनी एक योजना दीजिए कि आप कितने वर्षों में कैसे कैसे डेवलपमेंट करेंगे, और उस पैटर्न के बेस पे डेवलपमेंट चार्जेस इंपोज करने चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में तो हम डेवलपमेंट पहले से एंड तक कंप्लीट नहीं कर दे रहे हैं। तो अगर ये स्टैगर्ड वे में इंटरेस्ट फ्री, हमारे अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज होना चाहिए। हमको 5 वर्ष की योजना है, 5 वर्ष में इंटरेस्ट फ्री पैसा डिपॉजिट करने की छूट दे दी जाए, तो बहुत सारे डेवलपर्स के ऊपर जो एक फाइनेंशियल बर्डन लैंड खरीदने के साथ आ रहा है, डेवलपमेंट कॉस्ट का आ रहा है, उस पर छूट मिलने से प्रमोशन होगा, वो अट्रैक्ट होंगे करने के लिए। अगर हम लोग इन्वेस्ट, जो आज आपका मोटो है कि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट करें, किसी सेगमेंट में कैसे ग्रोथ करें, तो इस पे ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। इसको सरकार तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए कि जो रियल स्टेट इतना बड़ा सेक्टर है उसके लिए यहाँ पे क्यों नहीं कोई ऐसी योजना बन रही है कि जिसमें इंसेंटिव दिया जाए। इंसेंटिव देने से ही तो लोग अट्रैक्ट होंगे। सचिव, ये आप हमारे मंच से बात तो रख रहे हैं, लेकिन ये कभी आप लोगों ने सरकार स्तर पर सुझाव दिया? हम तो कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़, क्योंकि अभी लाइव आपको सुने और ये सोशल मीडिया के जरिए आपकी आवाज़ सरकार तक हमारी पहुंचाने की भी कोशिश रहेगी, लेकिन आपने कभी सुझाव भेजा है सरकार के नुमाइंदे, जनप्रतिनिधियों तक? ये हम लोग हमेशा सरकार को सुझाव भेजते रहते हैं अधिकारियों के माध्यम से। बहुत साल, 3-4 साल पहले सरकार ने यूपी में एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो कि मात्र 20,000 रुपया थी, उसमें उसको उन्होंने चेंज करके 1% कर दिया। 1% करते ही उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ा कि अगर हम एक 10 करोड़ की जो ज़मीन खरीदते थे तो उस पर 7% स्टैम्प ड्यूटी देते थे 70 लाख की, और 20,000 रुपये के हम रजिस्ट्रेशन चार्जेस देते थे। रजिस्ट्रेशन चार्ज सिर्फ ये होता था कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हम लोग की डीड को रजिस्टर कर रहा है, उसके मत पे चार्ज था। 1% होते ही वो 10 करोड़ का 10 लाख कन्वर्ट हो गया। जो बहुत सारी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट थे, ये मेरे ऊपर भी है, मेरे बायर के ऊपर भी है, उनके ऊपर अचानक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आया। हम लोग ने बहुत बार इस पॉइंट को रेस किया, लेकिन सरकार ने इस पे कोई सुनवाई नहीं करी। हम लोग हमेशा कहते हैं कि जैसे निशीत वर्मा जी ने बोला कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ हाउसिंग बहुत ज़्यादा है, वो यही नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश एज सच की बात कर रहा हूँ, प्रयागराज नहीं, वो लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है। यहाँ पे जहाँ उत्तर प्रदेश में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, लैंड की अवेलेबिलिटी कम है, हम लोग डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर लैंड को परचेज करके उसको शॉर्टफॉल की तरफ डाल रहे हैं। हमको वर्टिकल डेवलपमेंट की लिबर्टीज होनी चाहिए। हमको FAR, जो फ्लोर एरिया रेशियो, जिस पे कितनी ज़मीन पे कितना निर्माण किया जा सके, इसको बढ़ाना चाहिए। आज भी उत्तर प्रदेश के बिल्डिंग बायलॉज दुनिया के सबसे प्राचीन काल के डिज़ाइंड वे में बने हुए हैं। यहाँ के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को विजिट करना चाहिए। सिंगापुर, हांगकांग, बहुत सारे ऐसे विकसित देशों को देखें कि वहाँ पे किस प्रकार की बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तेलंगाना ने एक पहला ऐसा स्टेट है, उसने डेवलपमेंट राइट्स फ्री कर दिए कि आप जितना चाहें उतना अपनी लैंड पे डेवलप कीजिए।
अब इस पे यदि इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस लगा दीजिए। आप ये बोलिए कि साहब आपके ज़्यादा निर्माण करने से हमारे सीवर पे, हमारी रोडों पे, हमारे वाटर सप्लाई पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, उसके आप चार्जेस लगाइए। आपके मद में पैसे आएंगे जिससे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की सुदृढ़ी कर सकते हैं। हमारी प्रोपोर्शनेट लैंड कॉस्ट कम होगी, हम अपने बायर को सस्ता घर दे सकते हैं। यहाँ पे छोटे शहरों में आज मल्टीनेशनल कंपनीज के लोग नहीं है जिनकी लाखों रुपए में सैलरी रन कर रही है। आज भी छोटे शहरों में सामान्य सैलरी 25,000 पर मंथ से लेकर के 1 लाख रुपए पर मंथ के बीच में है। वो व्यक्ति कैसे 1 करोड़ रुपए का घर खरीदेगा? उसके घर का खर्चा, उसके बच्चों की एजुकेशन है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, उसको हाउसिंग फाइनेंस ही नहीं मिलेगा, खरीदे कैसे? यानी रियल एस्टेट की बहुत सारी दिक्कत। सर जल्दी से मैं आप दोनों से सुझाव चाहूंगा, छोटे छोटे संक्षेप में। सरकार को क्या सुझाव, रियल एस्टेट की क्या मांग, संक्षेप में सर? सरकार को केवल एक ही सुझाव है कि सिंगापुर, हांगकांग न जाए, केवल नोएडा एनसीआर के तर्ज पे यहाँ पे डेवलपमेंट राइट्स दे दे, उतना ही एफआईआर दे दे, तो एक वर्टिकल डेवलपमेंट हो। लैंड यहाँ पे बहुत महंगी है, हॉरिजॉन्टल हो नहीं सकता, तो वर्टिकल डेवलपमेंट होगा तो कॉस्ट घटेगी। जो फ्लैट सपोज आज हम 1 करोड़ का बेच रहे हैं, शायद वो हम 70-75 लाख की बेचने की पोजीशन में आ जाएं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सुझाव है। निशित जी आपका कोई सुझाव? मेरा सुझाव यही है कि सब लोगों के लिए काम होना चाहिए, चाहे वो कम आय वर्ग का है, चाहे अल्प आय वर्ग का है। काम सबके लिए होना चाहिए, और ऐसा काम होना चाहिए जैसे अभी नई नीतियाँ आई हैं, उस नीति में एक नीति है निजी निवेश से इंडस्ट्रियल पार्क बनाना। वो हम लोग भी करना चाहते हैं, जिसमें सूक्ष्म लघु उद्योग और कुटीर उद्योग बनाए जाएं। अगर इस तरह इन सब चीज़ों पे काम किया जाएगा और इसमें गवर्नमेंट का हमको सहयोग मिलेगा, जैसे यहाँ स्टैम्प ड्यूटी 7% है, महाराष्ट्र में 3% है। अगर स्टैम्प ड्यूटी में भी कमी की जाए तो निश्चित रूप से लोगों का भला होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों हमारे साथ जुड़े। तो रियल एस्टेट के सारे मुद्दे हैं, और ये चाहते हैं रियल एस्टेट को, कारोबार को अगर प्रयागराज के अंदर आगे बढ़ाना है तो इन मुद्दों पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।